हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ऑल डेरिवेशन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का मतलब यहाँ पर क्या है। देखो कि सपोज मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया और ये जो हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर को हम यहाँ पर वेसल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्लूइड को भरा हुआ है और इस फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पर देखो एक लिक्विड कॉलम हमने रखा हुआ है। तो हमें इमेजिन करना है कि ये कोई लिक्विड कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है और इसका हाइट क्या है, एच है। ठीक है। और ये जो लिक्विड कॉलम है ये बेसिकली उसी लिक्विड से बना हुआ है जिस लिक्विड को हमने यहाँ पर वेसल में रखा हुआ है। तो अगर हम मान लें कि ये इस वेसल में हमने वाटर को फिल किया हुआ है तो ये लिक्विड कॉलम भी किससे बना हुआ है, वाटर से ही बना हुआ है। और हमें ये बताना है कि इस लिक्विड कॉलम की वजह से बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ कंसिडरेशन पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अ वेसल इज़ फिल्ड विथ अ लिक्विड। तो जनरल से जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक वेसल है और इस वेसल में हमने लिक्विड को फिल कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट एच। तो हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, और उसका हाइट क्या है, एच। और मान लेते हैं कि जो हमने फ्लूइड लिया है उसकी डेंसिटी कितनी है, लेट दैट फ्लूइड डेंसिटी बी रो। ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो फ्लूइड हमने बाहर रखा है और जो ये जो लिक्विड कॉलम है, इन दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है, क्योंकि सेम लिक्विड है। तो हमें इस पूरे लिक्विड यानी इस पूरे वेसल को छोड़ के हमें यहाँ पर कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इस लिक्विड कॉलम में कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसकी वजह से बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो therefore we can write the pressure P exerted by the liquid column on the bottom of the cylinder। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो एक बात हमें पता है कि जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इसके वेट के इक्वल होगा। और इसका वेट किधर एक्ट होगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, जो किसके बराबर होगा, mg के इक्वल होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू, प्रेशर का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो हमने प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ एज हमें पता है, एज फोर्स इज नथिंग बट वेट mg। फोर्स का मतलब क्या होता है, वेट mg। सो देयरफॉर यहाँ से प्रेशर का फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूँ, mg बाई a। ठीक है। और इसे हम नाम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो, सिंस यहाँ पर m जो दिया है तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस मुझे पता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब रो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। राइट, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिलेंडर का यानी कि ये जो लिक्विड कॉलम है इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, एरिया इंटू हाइट। राइट, तो एरिया इंटू हाइट से हमें क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम। सो देयरफॉर हम इक्वेशन लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू रो। तो देखो ये हमें क्या मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इस m की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर आई राइट पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करूंगा तो देयरफॉर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू m की जगह पर क्या आ जाएगा, A H रो, और ये G तो पहले से है, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, A। तो A से A क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिला, P इज इक्वल टू H रो G। सो देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम कितना हो गया, P इज इक्वल टू H रो G। तो किसी लिक्विड कॉलम की वजह से बॉटम पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, P इज इक्वल टू H रो G। टू रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी को हम dW से डिनोट करते हैं और सरफेस टेंशन को T से डिनोट करते हैं। तो हमें ये जो रिलेशन फाइंड आउट करना है, जहाँ पर हम बेसिकली बताना है कि जो dW है, dW यानी कि सरफेस एनर्जी, इट इज़ इक्वल टू TdA। तो इसी रिलेशन को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर DA का मतलब होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। राइट, और dW तो मैंने आपको बता दिया है, इस सरफेस एनर्जी, और T का मतलब यहाँ पर क्या, सरफेस टेंशन। ओके। अब देखो यहाँ पर इस डेरिवेशन को अगर हमें डिराइव करना है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेना होगा। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम में मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया है। और ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, पहले मैं इसको नेम दे देता हूँ। मान लो ये पॉइंट A है, दिस इज़ पॉइंट B, लेट दिस पॉइंट बी C, और ये पॉइंट क्या है, D। तो ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने बनाया है, इट इज़ मेड अप ऑफ वायर।
तो मान लो कि आपके पास कोई एक मेटल का वायर है और उस आप मेटल के वायर को कुछ इस तरीके से क्या कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है ABCD करके आपको करना क्या है कि एक फ्रेम बना लेना है जिसमें जो वायर CD है ना, ये जो हमने वायर CD लिया है, ये वायर CD क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, यानी कि आगे पीछे हम इसे क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इस लाइन के बारे में अभी कुछ सोचना नहीं है, ये बाद में हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। तो इनिशियली हमें क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पर मैंने कंसिडर लिया है कि कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर ABCD ऑन विच वायर CD कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो वायर CD है उसको हम स्लाइड कर सकते हैं, और जब हम इसे स्लाइड करेंगे तो इस तरीके से स्लाइड करना है ताकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इस फ्रेम को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और इससे क्या मिलेगा अपने को। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस फ्रेम का काम यहाँ पर क्या है। तो देखो यहाँ पर इस फ्रेम का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे पास एक डिटर्जेंट का सॉल्यूशन होता है और कुछ इस तरीके हमारे पास एक फ्रेम होता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या तो फिर वायर का ही हो, और इसको हम क्या करते हैं, उस सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसमें एक लेयर बन जाती है, और फिर जब हम इसमें फूंकते हैं तो इससे बहुत सारे बबल्स बाहर निकलते हैं, राइट। तो शायद ये सब आपने किया होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने जो फ्रेम लिया है वो बेसिकली एक सर्कुलर फ्रेम है, उसी सर्कुलर फ्रेम की जगह पर हमें यहाँ पर क्या इमेजिन करना है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो अब होगा क्या कि जब मैं इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को यहाँ से पकड़ के सोप सॉल्यूशन में डिप करूँगा, तो सोप सॉल्यूशन में जैसे मैं इसे डिप करके बाहर निकालूंगा तो मैं देखूंगा कि इसमें एक लेयर बन जाएगी, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, फिल्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लेयर बन जाएगी और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, फिल्म कहते हैं। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज दिस फ्रेम इज़ डिप्ड इन सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फ्रेम को पकड़ना है, सोप सोल्यूशन में डिप करना है और बाहर निकालना है। जैसे हम इसे बाहर निकालेंगे हम देखेंगे कि ए फिल्म ऑफ सोप सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड ऑन द फ्रेम। तो इस फ्रेम में क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी, राइट। और ये जो फिल्म बनेगी, तो अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि जैसे इसमें फिल्म बन जाएगी, तो मान लो ये फिल्म इस तरीके से बन गई जैसे कि हमने अभी दिखाया था, तो इसमें ये कुछ इस तरीके फिल्म बन गई। अब ये जो फिल्म बनी है ये किसकी है, लिक्विड की तो है ना, और लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखना चाहती है। तो ये जो लिक्विड यानी फिल्म बना है इसमें, जिसे हम लेयर कहते हैं, ये क्या करेगा, ये जो आर्म्स दिख रहे हैं आपको, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया और AD हो गया है, इन आर्म्स में वो क्या करेगी, इनवर्ड फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से अपने सरफेस एरिया को वो कम कर सके। लेकिन सिंस हमारा जो AD, AB और BC है, ये आर्म तो क्या है, फिक्स है ना, तो ये कहीं पर मूव नहीं करेंगे। लेकिन जब यही फिल्म इस वायर CD के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वायर CD है इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और ये जो फोर्स होगा इसे हम कहते हैं इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर CD ड्यू टू द फिल्म। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू 2TL। अब देखो ये 2TL क्यों आया, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो देखो नॉर्मली हमें पता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देयरफॉर यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इंटू L। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम फ्रेम को डिप करेंगे तो फ्रेम का ऊपर का भी सरफेस डिप होगा और फ्रेम का नीचे का भी सरफेस डिप होगा। तो जो सरफेस टेंशन क्रिएट होगा वो दोनों तरफ से होगा, यानी अपर सरफेस में भी होगा और लोअर सरफेस में भी होगा। इसीलिए आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये जो वायर CD है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इट इज़ एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 2TL। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर द वायर CD एक्सपीरियंसेस एन इनवर्ड फोर्स, और ये जो इनवर्ड फोर्स है दैट इज F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2TL। ठीक है, तो जो वायर CD है क्या एक्सपीरियंस करेगा, इनवर्ड फोर्स। क्यों एक्सपीरियंस करेगा, इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया है कि लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखना चाहती है, इसीलिए वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ इनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फिल्म हमारी बनी हुई है इन पार्ट ऑफ ABCD, अगर इसके सरफेस एरिया को मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मुझे एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। और ये जो बाहर की तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा उसे मैं मान लेता हूँ F।
ठीक है। और जब मैं बाहर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये जो वायर सी डी है ये यहाँ से डिस्प्लेस होके मान लो ये यहाँ पे आ गया, और इसको हम नाम दे देते हैं सी डैश और डी डैश। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से सुनो, जैसे फिल्म बनी थी तो फिल्म जो बनी थी वो वायर सी डी के ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लगा रही थी, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करूँ, तो फिल्म के सरफेस एरिया को अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर की डायरेक्शन में, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वायर सी डी है ये यहाँ से डिस्प्लेस करके कहाँ पहुँच जाएगा, सी डैश डी डैश में। और आपको पता है कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया है फोर्स, जिसकी वजह से इस वायर का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। द वर्क डन टू मूव वायर सी डी टू सी डैश डी डैश बाई डिस्प्लेसमेंट dx is given by। तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो रहा है तो वर्क डन भी डेफिनेटली क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। अच्छा, जैसे हम वायर सी डी को सी डैश डी डैश पर लेके आ जाएंगे तो ये जो फिल्म है वो स्ट्रेच हो जाएगी, और अब टोटल फिल्म का सरफेस एरिया देखो कितना हो जाएगा, अब ये इतना हो जाएगा, यानी ये फिल्म यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो अब पहले मतलब मान लेते हैं कि अगर पहले एरिया क्या था A1, तो अब एरिया क्या हो गया A2, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ है तो आप बोलोगे फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया। और जो भी एरिया इंक्रीज होगा उसे हम किससे डिनोट करेंगे, डी ए से डिनोट करेंगे। तो आगे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, द वर्क डन टू मूव द वायर सी डी टू सी डैश डी डैश बाई डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज गिवन बाई। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो फोर्स हम लगा रहे हो किधर की तरफ लगा रहे हैं, बाहर की तरफ, और ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 2TL के बराबर होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इस F की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट अप कर देता हूँ। सो देयरफॉर आई कैन राइट DW इज इक्वल टू 2TL इंटू DX, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, एंड आई कैन राइट देयरफॉर DW इज इक्वल टू, यहाँ पर T को मैं बाहर रखता हूँ और इसको लिख लेता हूँ 2L इंटू DX, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, L इंटू DX का क्या मतलब है। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आती है, जो वायर CD है ना, इस वायर CD का जो टोटल ये लेंथ है वो कितना हो जाएगा, L, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो गया, L, ठीक है। और इसका जो ब्रेड्थ है वो कितना है, dx, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपको पता है क्या दे देगा, हमें एरिया दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो L इंटू डी एक्स, तो L इंटू डी एक्स का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ को हम क्या बोलेंगे, एरिया। तो ये जो एरिया इंक्रीज होगा वो दोनों तरफ से इंक्रीज होगा, क्योंकि अपर सरफेस से भी इंक्रीज होगा और लोअर सरफेस से भी इंक्रीज होगा, इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया है, 2L इंटू डी एक्स। तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई कैन राइट, देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं DW इज इक्वल टू T, और इसको हम क्या मान लेते हैं, DA। और रीज़न हम यहाँ पर देंगे, देखो वेयर 2L इंटू DX इज इक्वल टू DA, और इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देयरफॉर फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिल गया, DW इज इक्वल टू TDA। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम फर्दर और क्या बोल सकते हैं, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी, बिकॉज ये जो हमने वर्क डन किया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो ये वायर CD को हमने CD से C डैश D डैश मूव करने के लिए जो वर्क किया है वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वी से दैट इट हैज़ अ सरफेस एनर्जी। देयरफॉर यहाँ पर हम इसे लिखेंगे सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू TDA, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया। We are going to cover the topic which is related to excess pressure inside a liquid drop.
तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप का सिंपल से मतलब है कि हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है किसका, लिक्विड ड्रॉप का, एंड दैट एक्सेस प्रेशर इज नथिंग बट पी आई माइनस पी नॉट। तो यहाँ पर पी आई का मतलब होता है इनसाइड प्रेशर और पी ओ को हम कहते हैं आउटसाइड प्रेशर, विच इज़ इक्वल टू क्या है 2T अपॉन आर। तो T इज़ द सरफेस टेंशन एंड R इज़ द रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक लिक्विड ड्रॉप लिया हुआ है और मान लेते हैं ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसका जो रेडियस है लेट दैट रेडियस बी आर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये लिक्विड ड्रॉप है। तो ओरिजिनल में ये है हमारा लिक्विड ड्रॉप और इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो क्या मान लेते हैं आर। अब देखो आपको पता है कि जो लिक्विड होता है उसका जो शेप होता है वो हमेशा स्फेरिकल इन नेचर होता है और जिसका शेप स्फेरिकल इन नेचर होता है उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारा लिक्विड ड्रॉप है इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या है पी आई, और इस लिक्विड ड्रॉप के जो बाहर प्रेशर है उसे हम क्या बोलते हैं पी ओ, या इसे पी नॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पी ओ जो बेसिकली ये आउटसाइड प्रेशर है और पी आई का मतलब यहाँ पर क्या है इनसाइड प्रेशर। अब होगा क्या कि सिंस हमें पता है कि जो इनसाइड प्रेशर है इट इज़ ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, तो ये जो हमारा लिक्विड ड्रॉप है ना ये क्या करेगा, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो रेडियस है बाई डेल्टा आर इंक्रीज हो जाएगा। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो पहले इसका रेडियस क्या था आर और अब बाई डेल्टा आर इसका रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आउटर सरफेस बना है तो आउटर सरफेस को अगर हम काउंट करें तो अब हमारा जो रेडियस बना इस ड्रॉप का वो कितना हो गया, दिस इज आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, यानी पहले देखो इनिशियली ये जो हमारा लिक्विड ड्रॉप था इसका रेडियस आर था, जैसे कि हमने बोला कि इसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बाई डेल्टा आर इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा आर जो है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, खाली हम डायग्राम इसको शो करने के लिए इतना बड़ा दिखा रहे हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। राइट, तो जैसे यहाँ पर ये डेल्टा आर से इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो अब जो टोटल यहाँ पर रेडियस बन जाएगा इस स्फीयर का दैट इज़ आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि जब इसका रेडियस आर से डेल्टा आर इंक्रीज़ करेगा तो हमें उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहले हम वर्क डन को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम देख लेंगे कि कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। और याद रखना है जो भी हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू 2T अपॉन आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडरेशन पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो कंसिडरेशन पॉइंट में आपको सबसे पहले बताना है कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप, कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप विच इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लिक्विड ड्रॉप लेना है और जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल इन नेचर है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। इसके बाद हम बोलेंगे लेट जो पी आई है इसे हम क्या बोलते हैं, इनसाइड प्रेशर। लेट पी आई बी द इनसाइड प्रेशर। ठीक है, हम यहाँ पर 3 से 4 स्टेप अप्लाई करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 to 4 स्टेप वी विल डिराइव दिस इक्वेशन, और ये बहुत आसान तरीके से हम इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद जो आप यहाँ पर पी ओ देख रहे हो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, तो इनसाइड प्रेशर जो है वो पी आई है और आउटसाइड प्रेशर कितना है, पी ओ। अब यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने बोला अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होगा, इसीलिए तो इसका शेप स्फेरिकल होता है। राइट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई द शेप ऑफ द लिक्विड इज स्फेरिकल इन नेचर, बिकॉज द इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। तो जब भी अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर प्रेशर कम होगा तो उसका शेप कैसा बनेगा, स्फेरिकल। जिस तरह से आप फुटबॉल में देखते हो, देखो फुटबॉल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है ना, बिकॉज उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। तो देयरफॉर वी विल से दैट since inside pressure is greater than outside pressure, therefore Pi minus P नॉट, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सेस प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो Pi माइनस P नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेस प्रेशर। तो इस तरीके से हमने कंसिडरेशन पॉइंट्स बता दिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ये निकालना है कि जब हमारे ड्रॉप का रेडियस आर था, राइट, जब हमारे ड्रॉप का रेडियस आर था तो इसका सरफेस एरिया कितना था, राइट। तो मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया क्या है, A1। और फिर हमें ये देखना है कि जब हमारे ड्रॉप का रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो गया तो इसका सरफेस एरिया कितना है, जिसे हम क्या बोल देंगे, A2। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है।
तो हम निकालते हैं इसको। सो देयरफॉर हमारा जो अगला स्टेप है दैट इज इनिशियल सरफेस एरिया। अब देखो अगर मुझे इनिशियल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं इसको A1 से डिनोट कर लेता हूँ, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद होगा, इट इज़ 4πr²। तो ये हो जाएगा 4πr², क्योंकि जो हमने रेडियस लिया है ये वाला रेडियस वो क्या है, r है, तो इस ड्रॉप का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4πr²। उसी तरीके से हम फाइनल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं, एंड फाइनल सरफेस एरिया। देखो फाइनल सरफेस एरिया को हम A2 से डिनोट करेंगे, और इसका जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4π। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अब इसका टोटल रेडियस क्या हो चुका है, r प्लस डेल्टा आर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा r प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर। तो पहले जो हमारा ड्रॉप था उसका रेडियस r था, लेकिन उसके रेडियस इंक्रीज होने की वजह से अब उसका टोटल रेडियस क्या हो गया, r प्लस डेल्टा आर। तो जब रेडियस r था तो उसका एरिया हमने A1 लिया, और जब रेडियस r प्लस डेल्टा आर है तो उसका एरिया हमने क्या लिया, A2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के पैटर्न में है, और अगर है तो इसमें हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो देयरफॉर देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4π, इसको बाहर रखते हैं और a प्लस बी द होल स्क्वायर इसमें लगाते हैं तो क्या हो जाएगा r² प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना होगा, A2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 4πr² प्लस 8πr इंटू डेल्टा आर प्लस 4π डेल्टा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली एक बात याद रखना है आपको, सिंस हमने बोला है, सिंस डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, है ना, डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर डेल्टा आर बहुत स्मॉल है तो डेल्टा आर स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी वैल्यू बनती है, और बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो और बड़ी वैल्यू बनती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 0.5 का स्क्वायर करो और 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा, मतलब और छोटी वैल्यू बन जाएगी। तो हमने बोला डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट हमने कर दिया, क्योंकि भाई डेल्टा आर बहुत छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, तो उसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि A2 एरिया कितना बचा, तो आप बोलोगे 4πr² प्लस 8πr इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने A1 निकाल लिया और A2 निकाल लिया। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे A1 का एरिया मिल गया और मुझे A2 का एरिया मिल गया। तो अगर मुझे ये निकालना है कि कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना ही तो एरिया इंक्रीज़ हुआ है ना। ये वाला जो पार्ट में यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग बट इंक्रीज़ इन एरिया। तो ये एरिया जो इंक्रीज़ हुआ है, इस एरिया को हम नाम क्या दे देते हैं, मान लो दैट इज़ DA। ठीक है, तो यही हमें इंक्रीज़ इन एरिया सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो अब आपको पता है इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालेंगे, देयरफॉर इंक्रीज इन सरफेस एरिया, देयरफॉर इंक्रीज इन सरफेस एरिया को हम क्या बोलेंगे, DA, एंड इट इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। अच्छा, हमने DA क्यों लिखा है, एरिया को तो हम A से भी लिख सकते थे। DA हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर देखो जो इसका रेडियस इंक्रीज़ हो रहा था बाई डेल्टा आर इंक्रीज़ हो रहा था, इसीलिए जो उसका एरिया भी इंक्रीज़ होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, इसीलिए हम स्मॉल चेंज इन एरिया को क्या बोलेंगे, DA बोलेंगे। सो देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं DA इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो A2 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4πr² प्लस 8πr इंटू डेल्टा आर माइनस A1 की वैल्यू क्या है, देखो A1 की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज़ 4πr²। तो यहाँ पर रख देता हूँ, तो हो जाएगा 4πr²। तो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, देयरफॉर
यहाँ से मुझे जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया का आंसर मिला दैट इज़ 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो इतना सरफेस एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, राइट। अब ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेट सी बात है इसके लिए हमें क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन करना पड़ा होगा, राइट। तो वही वर्क डन हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर द वर्क डन टू increase, therefore the work done to increase the surface area by dA। तो dA सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, तो इसको हम इक्वेशन लिखेंगे dW इज इक्वल टू TdA। शायद से आपको ये इक्वेशन याद होगा, मैंने रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन में बताया था और वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे ही किया था। और वहाँ पर जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था दैट इज़ इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू TdA। तो यहाँ पर हमने वही बोला है कि जो भी हमने वर्क डन किया है उसके वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। तो कितना वर्क डन किया है, तो इसका इक्वेशन मिलता है dW इज इक्वल टू TdA। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अभी हम DA की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, DA की वैल्यू जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे वहाँ पर पुट अप कर देंगे। एंड ऑल्सो इसका हमें दूसरा भी फॉर्मूला पता है, एंड ऑल्सो वर्क डन, एंड ऑल्सो वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है। वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन को लिख सकता हूँ मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर वर्क डन का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो रहा है, डेल्टा आर है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिख लिया, डेल्टा आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डेल्टा आर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये जो F है तो बेसिकली मुझे पता है कि एज जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, एक्सेस प्रेशर। तो मतलब क्या, PI माइनस P0। और प्रेशर का फॉर्मूला जैसे कि हमने क्या बोला, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी प्रेशर इनटू एरिया। क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर हमने PI माइनस PO लिया है क्योंकि यही हमारा एक्सेस प्रेशर है। एरिया ऑफ द स्फीयर हमें पता है तो वो लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ द स्फीयर देखो क्या हो जाएगा, PI माइनस P0। एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस F की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है। देयरफॉर देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर dW इज इक्वल टू, F की जगह पर क्या पुटअप करेंगे, F की जगह पर पुटअप करेंगे PI माइनस P0, राइट। और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू बचा क्या वहाँ पर, डेल्टा आर। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आगे हम अपने डेरिवेशन को डिराइव कर लेंगे। सो देयरफॉर वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करूँगा तो dW कैंसिल। तो मैं ये जो सेकंड इक्वेशन इसकी वैल्यू इधर की तरफ लिख लेता हूँ, PI माइनस P0 और ब्रैकेट में आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। और फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है, देखो TdA, क्या है TdA। तो मैं यहाँ पर T लिखता हूँ। अच्छा, DA की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाली थी, राइट। तो मैं यहाँ पर DA की जगह पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ। DA कितना था, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब फाइनली हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को कैंसिल करना है। सो देयरफॉर देखो यहाँ से ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया, आर से एक आर भी कैंसिल हो गया, राइट। और यहाँ पर देखो 4 है तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। सो देयरफॉर देखो अब फाइनल इक्वेशन क्या बचा, दैट इज़ PI माइनस P0, ठीक है। और यहाँ पर बचा क्या, R इज इक्वल टू 2 को आगे लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2T। सो देयरफॉर मैं इसे क्या करता हूँ, आई कैन राइट PI माइनस P0 इज इक्वल टू 2T और R को नीचे लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा R। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। क्या मिल गया हमें, PI माइनस P0 इज इक्वल टू 2T अपॉन R। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछते हैं। समटाइम्स वो पूछते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, जो कि बहुत फॉरवर्ड है, सीधे तौर से पूछ सकते हैं। और कभी कभी वो बोलते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लैप्लेसेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है कि दिस इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो
called as, this is also called as Laplace's law of spherical membrane, Laplace's law of spherical membrane। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज होता क्या है कि हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप पढ़ के जाते हैं और अगर एग्जाम में बोल दिया कि आप लैप्लेसेस लॉ का एक्सप्रेशन डिराइव करो तो फिर आपको वहाँ पर उसको समझ में नहीं आता है कि बेसिकली क्या पूछा हुआ है, राइट। तो आपको याद रखना है कि इसको दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि वो ये है कि अगर मान लो कि हमने लिक्विड का ड्रॉप लिया है, इसकी जगह पर हम एक सोप का बबल लेते तो फिर उसका एक्सेस प्रेशर क्या था। सो देयरफॉर नोट आपको यहाँ पे याद रखना है, नोट में लिख देता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ soap bubble, in case of soap bubble there are two extra free surfaces, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखना है कि इन केस ऑफ सोप बबल देयर आर 2 एक्स्ट्रा फ्री सरफेसेस। देयरफॉर जो नॉर्मल हमने देखा था कि जो इंक्रीज इन एरिया मिला था वो क्या मिला था, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो 2 एक्स्ट्रा सरफेस होने की वजह से इसका जो इंक्रीज इन एरिया होगा दैट विल बी 16, राइट। तो यानी कि डबल हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिखेंगे, देयरफॉर पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4t अपॉन आर। तो आपको याद रखना है कि अगर सोप बबल होगा और हमें उसका एक्सेस प्रेशर निकालना है तो फिर उसका हमें फॉर्मूला मिलता है पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4t अपॉन आर। तो इस तरीके से हमने दोनों के लिए फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो आपको सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है और नोट करके यहाँ पर आपको एक बात ये वाली बात समझ में पता है कि जब हम किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप करेंगे तो या तो उसमें लिक्विड लेवल राइज होगा या तो उसमें लिक्विड लेवल फॉल होगा। तो कितना राइज होगा और कितना फॉल होगा इसी का हमें यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना है बाय यूजिंग फोर्सेस मेथड। तो अगर हम बुक में देखेंगे तो वहाँ पर 2 मेथड गिवन है, वन इज़ यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड एंड द अदर इज़ बाय यूजिंग फोर्सेस मेथड। और इन दोनों मेथड से हम सेम चीज़ को फाइंड करते हैं, राइट। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने जो कैपिलरी ट्यूब लिया है इसमें जो लिक्विड लेवल राइज कर चुका है वो कितना कर चुका है, h हाइट तक राइज कर चुका है। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर हमने मान लिया कि जिस कंटेनर में हमने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया है अगर उसमें हमने लिक्विड वाटर लिया है या केरोसिन लिया है तो उसमें लिक्विड लेवल राइज करेगा, और अगर हमने उसमें मर्क्यूरी लिया है तो उसमें लिक्विड लेवल फॉल होगा। तो जो भी राइज या जो भी फॉल होगा उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं। एंड द राइज और फॉल इज डिनोटेड बाई एच एंड इसका फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो चलो एक एक करके हम इन टर्म का मतलब भी समझेंगे और साथ ही साथ में हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को किस तरीके से डिराइव करना है बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम देखना है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आएगी कि इसमें जो लिक्विड लेवल राइज किया है वो h हाइट तक राइज किया है, राइट। एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये हमें सिर्फ कैपिलरी ट्यूब के ऊपर का पार्ट का दिया हुआ है। रियलिटी में इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि मान लो जैसे यहाँ पर कोई हमने एक कंटेनर ले लिया, राइट, और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, फ्लूइड को भर दिया, लिक्विड को भर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे। जैसे मैं कैपिलरी ट्यूब को डिप करूंगा तो देखो इनिशियल लेवल तो यही था, लेकिन मैं थोड़े टाइम के बाद देखूंगा कि इसमें लिक्विड लेवल राइज करके कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमने किया क्या है कि हमने ये वाले पोर्शन को कट करके, ध्यान से देखना, ये वाले पोर्शन को कट करके इस डायग्राम में यहाँ पर बना लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट सेक्शन का डायग्राम है। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो, सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है और ये वाला मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है। और अगर हमने इसमें लिक्विड लेवल वाटर लिया है या केरोसिन लिया है तो डेफिनेट सी बात है इसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्केव शेप बनेगा। और कॉन्केव शेप में आपको एक बात पता है कि जो थीटा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये एंगल इधर थीटा बन रहा है तो डेफिनेट सी बात है इसके अपोजिट में भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर देखोगे आप तो जब हम लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे तो उसमें लिक्विड लेवल धीरे धीरे राइज करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो राइज करना बंद कर देगा, ठीक है। तो जहाँ पर वो राइज करना बंद कर देगा तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो फोर्सेज है वो बैलेंस हो चुके हैं, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल
अपवर्ड फोर्स हो चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा। तो देखो जो डाउनवर्ड फोर्स होगा ना वो इस कैपिलरी ट्यूब का वेट होगा जो बेसिकली किधर की तरफ एक्ट होगा, नीचे की तरफ। तो वेट mg ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो भी यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी फोर्स ड्यू टू हिज ऑन वेट, यानी कैपिलरी ट्यूब के वेट की वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब बात आती है कि अपवर्ड फोर्स क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसे हम डिनोट कर लेते हैं FT से। ठीक है, ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है ये किसकी वजह से हो रहा है। देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल जो हमने बोला कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, तो इसको इस वाले मॉलिक्यूल को मान लो ये पॉइंट में A नाम दे देता हूँ। तो A वाले पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल है इसको नीचे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये सब नीचे की तरफ खींचेंगे। उसी तरीके से इस वाले मॉलिक्यूल को, सिंस ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो वॉल है ये सॉलिड इन नेचर होगा, तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे ये इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो कितना फोर्स लगाएंगे, वी विल से दैट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि अगर टोटल डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें एक अपवर्ड फोर्स चाहिए होगा। तो वो अपवर्ड फोर्स यहाँ पर फ़िलहाल तो नहीं है। जो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन वर्टिकली अपवर्ड नहीं है। तो मैं इसे क्या करूँगा, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये जो दो कंपोनेंट में मैं इसे डिवाइड करूँगा तो सिंस यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो इसे मैं बोल दूँगा FT cos थीटा, और इसके अपोजिट वाला जो टर्म है इसको हम यहाँ पर बोल देंगे FT sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T, और वापस से हम इसे क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो सिंस इधर एंगल थीटा बन रहा है तो ये हो जाएगा FT cos थीटा, और इसके अपोजिट वाला जो इधर होगा इसे हम क्या बोलेंगे, FT sin थीटा। ठीक है, ओके, तो इतना हमने यहाँ पर कर लिया। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स है और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। यस, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाले जो टर्म है FT sin थीटा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या मिला, वी गेट अ फोर्स विच इज़ FT cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मिल रहा है दैट इज़ ए वेट mg। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस मिल गए। उसी तरीके से इस साइड भी आपके वही चीज़ें होंगी। यहाँ पर भी जो हमें मिल रहा है दैट इज़ FT cos थीटा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड FT यहाँ पर जो होगा दैट विल बी हिज ऑन वेट mg। ठीक है, तो इसका खुद का वेट mg हो जाएगा जो नीचे की तरफ होगा। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि इन्हीं दोनों फोर्सेस के हेल्प से हमें अपने फॉर्मूले को डिराइव करना है। सो देयरफॉर सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल अपवर्ड फोर्स। जो टोटल अपवर्ड फोर्स है वो कितना होगा, तो देखो टोटल अपवर्ड फोर्स जो है दैट विल बी नथिंग बट वी नो FT cos थीटा। क्या है यहाँ पर, FT cos थीटा, जिसे हम नॉर्मली T cos थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको FT cos थीटा दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, T cos थीटा। एक्चुअल में यहाँ पर जो हमने FT लिखा है वहाँ पर T ही देना चाहिए था उन्हें, तो यहाँ पर T होना चाहिए था और यहाँ पर भी T होना चाहिए था, और फिर हम इस T को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते तो ये बन जाता हमारा T cos थीटा और ये बन जाता हमारा T sin थीटा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर सकते थे, ये बन जाता T cos थीटा और ये बन जाता T sin थीटा। ठीक है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको याद रखना है जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दैट इज़ T cos थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी T cos थीटा और यहाँ पर भी T cos थीटा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट पे जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो क्या है, T cos थीटा। अच्छा, FT का मतलब वही होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर देखो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, T cos थीटा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो T cos थीटा लग रहा होगा ना ये पूरे पार्ट में लग रहा होगा, यानी जितना इसका सरकमफ्रेंस है तो इस सरकमफ्रेंस के पूरे पार्ट में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, T cos थीटा। राइट, तो ये जो T cos थीटा है तो पूरे सरकमफ्रेंस में लग रहा है, और हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 2 पाई r।
तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज़ नथिंग बट फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो हमें टोटल अपवर्ड फोर्स की वैल्यू क्या मिल गई, टी कॉस थीटा इंटू 2πr। अब हमें क्या करना है कि डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट करना है, एंड वी विल से एंड टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इसका खुद का वेट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, mg। ठीक है, तो याद रखो, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो हमने टी कॉस थीटा लिखा है तो आप एफ टी की जगह पर सीधा टी कॉस थीटा लिख सकते हो और एफ टी की जगह पर टी लिख सकते हो। आंसर में कहीं पर कोई भी गलत नहीं होगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर एफ टी कॉस थीटा इसलिए लिखा है ताकि अगर आप बुक में डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एफ टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा क्या है, सिमिलर चीज़ है। अब यहाँ पर देखो वेट mg जो हमने लिखा है वो जो डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ पर मुझे पता है कि एज जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी मुझे पता है मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर यहाँ से मैं मास का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। अब यहाँ पर देखो कि जो वॉल्यूम है, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम निकालो तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया मतलब यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। यानी ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो एरिया है वो क्या है, ए है, राइट। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस आर होगा। तो मास का यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या लिखा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम आपको पता है एरिया इंटू हाइट होता है, इंटू यहाँ पर डेंसिटी क्या आ जाएगी, रो। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इस कैपिलरी ट्यूब का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलोगे इट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा h, और इंटू क्या हो जाएगा, रो। इस m की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर वी विल गेट टोटल डाउनवर्ड फोर्स, देयरफॉर वी विल गेट टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स मिला है वो कितना है, देखो इट इज़ इक्वल टू m की जगह पर अब क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर h रो, और ये हो जाएगा g। ठीक है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h रो g। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और हम ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये वो कंडीशन है जहाँ पर लिक्विड लेवल राइज करना बंद कर जाएगा, और जहाँ पर लिक्विड लेवल राइज करना बंद हो जाएगा मतलब हम समझ जाएंगे कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, यानी हमारे फोर्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लिखेंगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स क्या है, तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाला है, दैट इज पाई आर स्क्वायर h रो g, और अपवर्ड फोर्स क्या है, t cos थीटा इंटू 2πr। तो अपवर्ड फोर्स हमारा हो गया t cos थीटा इंटू 2πr। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जो चीज़ें कैंसल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल कर देना है। सो देयरफॉर देखो यहाँ से पाई से बेसिकली पाई कैंसिल हो गया, राइट। उसके बाद देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर अब हमें यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या मिला, दैट इज आर एच रो जी इज इक्वल टू 2 को आगे लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा। मुझे फाइंड क्या करना था, h। सो देयरफॉर आई विल राइट h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, ये r रो जी। तो देखो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल गया। तो यही तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना था कि जो भी लिक्विड लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा उसका हाइट जो हमें कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। सो इस तरीके से हमें लिक्विड लेवल राइज का फॉर्मूला मिल गया। अब बात आती है कि अगर ड्रॉप होगा तो कैसे हमें पता चलेगा कि लिक्विड लेवल ड्रॉप कर रहा है या राइज कर रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर गिवन क्वेश्चन में एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है तो डेफिनेट सी बात है उसमें लिक्विड लेवल राइज करेगा, और अगर उसमें थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री है तो उसमें लिक्विड लेवल फॉल होगा। और साथ में आप ये देखोगे कि जब
थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी तो आपको एच की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और जब थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होगी तो आपको एच की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो अगर एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप समझ जाओगे उसमें राइज हो रहा है, और अगर एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप समझोगे कि इसमें फॉल हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी का साथ में हम यहाँ पर फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले हैं, जहाँ पर हमें इसका इक्वेशन मिलता है v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर जी इन द ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो इस फॉर्मूले को हमें डिराइव तो करना है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। देखो वर्ड जो टर्मिनल है ना, तो टर्मिनल का मतलब होता है कि वो पोजीशन जहाँ पर कोई चीज़ क्या हो, टर्मिनेट हो। जैसे हम रेलवे स्टेशन के नाम सुनते हैं, कुछ रेलवे स्टेशन के नाम जंक्शन होते हैं और कुछ रेलवे स्टेशन के नाम टर्मिनस होते हैं। तो टर्मिनस का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ का एंड हो जाए या जहाँ से कोई चीज़ शुरू हो, है ना। जैसे कि हमारे कुछ स्टेशन के नाम हैं जो टर्मिनस के नाम पर दिए गए हैं, तो वहाँ पर फाइनली ट्रेन जाके रुक जाती है या तो वहाँ से ट्रेन शुरू होती है। उसी तरीके से अगर हम जंक्शन देखें तो जंक्शन उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारे आने के रास्ते हों और जहाँ पर बहुत सारे जाने के रास्ते हों। तो यहाँ पर इस टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब है, चलो वो समझते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, और ये डायग्राम में बेसिकली जो फ्लूइड हमने भरा हुआ है इसे हम कहते हैं विस्कस फ्लूइड। ये जो विस्कस फ्लूइड है ये कुछ भी हो सकता है। लेट मान लेते हैं ये ग्लिसरीन है या तो हनी है, ठीक है। तो इस विस्कस फ्लूइड में जब मैं किसी मेटल स्फीयर बॉल को डालूंगा तो इससे होगा क्या कि ये जो मेटल स्फीयर बॉल है ये बहुत कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का हमें यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना है, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नथिंग बट टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वहाँ पर ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है द नेट कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या है, द नेट कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी विथ विच अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये तो हमें पता है कि वो जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको ये टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन याद रखना है। इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो द नेट कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमें यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसके लिए हमें डायग्राम के साथ साथ हम कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स को भी काउंट में करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू कंसिडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर जो हमने फ्लूइड लिया है वो कैसा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड। तो मान लेते हैं इस विस्कस फ्लूइड में हमारा जो मेटल स्फेरिकल बॉल है या ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो मान लेता हूँ कि ये जो बॉल है इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस क्या है r, और इसका मास क्या है m, एंड इसकी डेंसिटी क्या है रो। सो देयरफॉर मैं मान लेता हूँ कि इसका जो मास है वो क्या है, स्मॉल m, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है उसे हम क्या बोलेंगे, रो, ठीक है। और इसका जो रेडियस है इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस इज नथिंग बट r। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो हमारा मेटल का स्फेरिकल बॉल है इसका मास स्मॉल m है, इसकी डेंसिटी रो है, और इसका रेडियस क्या है, r। अब अगर आप आगे देखोगे तो वहाँ पर हमने लिखा है लेट सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड ईटा बी द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर देखो ये जो हमने फ्लूइड लिया है इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा, राइट। और ये जो हमने फ्लूइड लिया है तो हमने शुरू में बोला है कि ये फ्लूइड कौन सा है, विस्कस फ्लूइड। तो अगर ये विस्कस फ्लूइड है तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, और उस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा, जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो डेफिनेट सी बात है इसका जो वेट होगा वो किधर एक्ट होगा, वेट विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट mg को ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। उसी तरीके से यहाँ पर सिंस हमने जो फ्लूइड लिया है वो एक विस्कस फ्लूइड है, तो विस्कस फ्लूइड होने की वजह से ये फ्लूइड इस मेटल बॉल पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स, जो कि बेसिकली हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ा हुआ है। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर और एनी स्फीयर इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी।
और अब यहाँ पर एक और फोर्स जो आप देख पा रहे हो दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स का दूसरा नाम है बुओयंट फोर्स, कि बेसिकली कोई भी जो फ्लूइड होता है वो ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसके खुद के वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी यानी नेट कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो देयरफॉर फॉर टर्मिनल वेलोसिटी वी कैन राइट total downward force is equal to total upward force। total downward force is equal to total upward force। ठीक है, अब देखो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, जैसे कि मैंने बोला डाउनवर्ड फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg। अच्छा, अपवर्ड फोर्स में यहाँ पर देखो दो फोर्सेज है, कौन कौन से फोर्सेज है, Fu एंड Fv। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Fv प्लस Fu, यानी विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बुक में स्टेप गिवन नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट स्टेप से सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। Fg का मतलब हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इट इज़ इक्वल टू वेट mg, तो यहाँ पर हम इसे mg लिख लेते हैं। अच्छा, Fu का मतलब है विस्कस फोर्स, जो कि आपको पता है इट इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा RV होता है। ठीक है, उसके बाद जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो कितना होगा, अपथ्रस्ट फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू mg, तो मैं इसे mg डैश लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर mg लिख दूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, और हमें यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है हम आगे देखते हैं। ओके, तो अब इतना लिखने के बाद अब ध्यान से आपको देखना है, एज हमें एक चीज़ पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि मास का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बोलोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो देयरफॉर अब हमें यह पता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो क्या है, कि स्फेरिकल शेप है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या है ये, रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे m की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इसी तरीके से यहाँ पर मैं एंड m डैश भी निकाल लेता हूँ। m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनो, इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। देखो यहाँ पर डेंसिटी हमने रो लिया है और यहाँ पर डेंसिटी हमने सिग्मा लिया है, क्यों ऐसा, अब इसके लिए हम वापस से डायग्राम के देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको हमने रो से डिनोट किया है, राइट। लेकिन वहीं पर ये जो हमने फ्लूइड लिया है इसकी डेंसिटी को हमने सिग्मा से डिनोट किया है। तो ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा अपथ्रस्ट फोर्स, वो कितने पार्ट में लगाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, राइट। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अब देखो mg की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो। ठीक है, इंटू क्या लिख देंगे, g इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 पाई ईटा RV को ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा RV प्लस उसके बाद देखो mg डैश, तो mg डैश की जगह पर m की जगह पर क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू जी। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू को पुटअप कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, अब आपको इसमें खाली बस एक ही बात याद रखना है कि किसी तरीके से हमें v को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसे कुछ ना करते हुए और करके ये वाला जो टर्म है इसको इधर की तरफ लिख लेता हूँ और ये वाला टर्म हमारा उधर की तरफ चला जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट 6 पाई ईटा RV प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। देखो मैंने कुछ किया नहीं, जस्ट मैंने इसे इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में जो चीज़ें थी उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया और लेफ्ट हैंड साइड चीज़ों को राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, देयरफॉर आई विल राइट 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, तो जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि जो चीज़ें कॉमन है उसे पहले हम बाहर निकाल लेंगे।
तो देखो क्या क्या कॉमन है। सो देयरफॉर विल राइट 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये कॉमन है। तो यहाँ से जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो अच्छा जी भी है ना, तो जी भी लिखना है, भूलना मत। तो यहाँ पर ये जी आ जाएगा और अब अंदर क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा। ठीक है, अब आपको याद होगी एक बात, पहले यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर देते, तो पाई से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो आर है ना, आर से ये क्यूब है तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। सो देयरफॉर अब वैल्यू क्या बची, 6 ईटा वी इज इक्वल टू 4/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। तो हम बहुत नज़दीक आ रहे हैं जो हमें इक्वेशन डिराइव करना है। सो देयरफॉर हमें v चाहिए है, तो ये वाले टर्म 6 ईटा को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 ईटा। अब आपको पता है कि देखो ये ऊपर वाला ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो रूल के हिसाब से थर्ड विल मल्टीप्लाई विद द सेकेंड। सो देयरफॉर आई कैन राइट v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना, 4/6 3 का कितना होता है 18, ये हो जाएगा आर स्क्वायर जी, इसे मैं लिख सकता हूँ रो माइनस सिग्मा, और अपॉन में क्या आ जाएगा ईटा, अपॉन में क्या आ जाएगा ईटा। देयरफॉर अब फाइनली आप देख पा रहे हो कि यहाँ से इसे मैं 2 से कट कर सकता हूँ, तो जैसे 2 से मैं कट करूँगा तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन जो हमें यहाँ पर मिला है। सो देयरफॉर द टर्मिनल वेलोसिटी का हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला है दैट इज़ v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो अब आप यहाँ आपको याद रखना है कि r का मतलब यहाँ पर है रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिग्मा का मतलब है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड ईटा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि जो भी हम विस्कस फ्लूइड लेंगे हर एक विस्कस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है पहले हम इसे समझेंगे, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर उसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, जहाँ पर हमें इसका आंसर मिलता है a1v1 इज इक्वल टू a2v2। तो ये a1v1 a2v2 क्या है, तो आगे हम इसे समझेंगे, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज इसमें इस स्टेटमेंट को लिखा है कि फॉर अ स्टेडी फ्लो फ्लूइड टोटल मास पर यूनिट टाइम, क्या लिखा है, टोटल मास पर यूनिट टाइम एंटरिंग इन द ट्यूब इज इक्वल टू टोटल मास पर यूनिट टाइम लीविंग फ्रॉम द ट्यूब। और बेसिकली यहाँ पर जिस ट्यूब की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो ट्यूब है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हो जैसे इस डायग्राम में, कि इस वाले पार्ट में जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लेते हैं A1 है, और इस वाले पार्ट में जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, A2 है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों पॉइंट पर सेम नहीं है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का सिंपल से मतलब है कि जितना मास पर यूनिट टाइम यहाँ पर एंटर होगा इस वाले सेक्शन में, उतना ही मास पर यूनिट टाइम इस वाले सेक्शन से लीव कर जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान लूँ, यानी यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि m1 मास यहाँ पर एंटर हुआ है, तो m2 मास यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। और ये जो m1 और m2 है दोनों किसके इक्वल होंगे, m के ही इक्वल होंगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यही बताता है कि जितना यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, ओके। तो स्टेटमेंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, वापस से देख लो। फॉर अ स्टेडी फ्लो फ्लूइड टोटल मास पर यूनिट टाइम एंटरिंग इन द ट्यूब। ठीक है, तो टोटल मास पर यूनिट टाइम एंटरिंग इन द ट्यूब इज इक्वल टू टोटल मास पर यूनिट टाइम लीविंग फ्रॉम द ट्यूब। तो यहाँ पर जो मास ऑफ वाटर एंटर हो रहा है या फ्लूइड एंटर हो रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, m1, और जो यहाँ पर मास ऑफ वाटर या फ्लूइड बाहर जा रहा है उसे हम नाम क्या दे देते हैं, m2। ठीक है, और अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखें तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2। तो इसे हम टोटली m भी तो लिख सकते हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले इस स्टेटमेंट का हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन राइट दैट m1 बाई डेल्टा t,
क्योंकि देखो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, जितना टाइम इसको P से P डैश यानी Q से Q डैश में जाने लग रहा है वो कितना है, दिस टाइम इज़ नथिंग बट डेल्टा टी। तो टाइम यहाँ पर क्या है, सेम है, तो उतना ही टाइम इसको यहाँ पर भी लगेगा जो कि क्या होगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो टाइम क्या है, सेम है। तो देयरफॉर मास पर यूनिट टाइम एंटरिंग इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम लीविंग फ्रॉम द ट्यूब। तो ये हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गया दैट m1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू m2 बाई डेल्टा टी। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो चलिए अब हम समझते हैं कि a1 का यहाँ पर मतलब क्या है, a2 का मतलब क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम यहाँ पर नाम क्या दे देंगे, a1। ठीक है, और वहीं पर आपको ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है इसका हम नाम क्या दे देंगे यहाँ पर, a2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता भी होगी कि अगर इस वाले पार्ट का यानी कि जो PQ वाला पार्ट है इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर जो फ्लो करने का स्पीड होगा फ्लूइड का वो कम होगा, और यहाँ पर ये जो R डैश S डैश हमने लिखा है यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ से जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलेगा। तो जब यहाँ से फ्लूइड एंटर करके बाहर निकलेगा तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड क्या है, v1, और जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड क्या है, v2। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि a1 v1 a2 v2 का क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पर देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ पर उसकी स्पीड कम होगी, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो चलिए फिर हम इस इक्वेशन को अब डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि एज अपने को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। सो देयरफॉर यहाँ से मुझे पता है मैं मास के फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूँ, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मैंने मास लिखा है उसे तो मैं m लिखता हूँ, लेकिन ये वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए, अब ध्यान से देखो, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको इस तरह से सीधा बना लूँ, यानी ये वाला पार्ट जो आपको PQ और P डैश Q डैश दिख रहा है, तो बेसिकली आप देखोगे कि आपको ऐसे ही कुछ दिखाई देगा, राइट। अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो बेसिकली ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है, सिलिंड्रिकल शेप दिखाई दे रहा है ना। तो अगर ये सिलिंड्रिकल शेप दिखाई दे रहा है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो जाएगा, और ये जो है बेसिकली इसे हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, हाइट h बोल दो या तो हाइट x बोल दो आप, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर हाइट क्या बोल रहे हैं, x। तो अगर इसका मैं वॉल्यूम आपसे बोलूँ तो आप इसका वॉल्यूम क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी, नॉर्मल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर हमने हाइट को x माना है तो इसे मैं लिख देता हूँ a इंटू एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा, रो। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ये जो हमने x लिखा है, दिस x इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, राइट। जैसे आप यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जो x है, तो ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना। इसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x1 डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ x2। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x है, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या मैं x की जगह पर v इंटू टी लिख सकता हूँ, यस डेफिनेटली लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर आई विल राइट m इज इक्वल टू a, और x की जगह पर क्या आएगा, v इंटू टी इंटू रो, राइट। लेकिन यहाँ पर जो मास एंटर कर रहा है वो कितना है, m1। सो देयरफॉर आई विल राइट m1 इज इक्वल टू, तो जब मास m1 एंटर कर रहा है तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a1। कितनी स्पीड से एंटर कर रहा है, v1। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पर टाइम बहुत स्मॉल है विच इज़ डेल्टा टी, और इंटू क्या हो जाएगा, रो। इसी तरीके से हम m2 को भी निकाल लेते हैं। m2 हमारा क्या हो जाएगा, a2, राइट। देखो जो मास m2 है वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है a2, और वहाँ पर स्पीड है v2। तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा a2, स्पीड हो जाएगा v2, टाइम इंटरवल दोनों के लिए सेम है दैट इज़ डेल्टा t, और डेंसिटी भी सेम रहेगी बिकॉज सेम फ्लूइड ही तो एंटर कर रहा है और सेम फ्लूइड ही लीव कर रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद देखो हमें m1 m2 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या बोलेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ, देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम m1 m2 की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, m1 बाई डेल्टा टी। सो देयरफॉर m1 की जगह पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी a1 v1 डेल्टा टी इंटू रो, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर दिया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर m2 की जगह पर आप क्या लिखोगे, a2 v2 डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, और इंटू यहाँ पर रो है, याद रखना। अब यहाँ से देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। तो देयरफॉर हमें इक्वेशन क्या मिला, देयरफॉर वी कैन राइट a1 v1 इंटू रो इज इक्वल टू a2 v2 इंटू रो। अब रो मतलब क्या, डेंसिटी, और डेंसिटी से डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज डेंसिटी तो चेंज नहीं होने वाली है। सो देयरफॉर फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिल गया, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक विच इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन का मतलब होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो बट ये बेसिकली आता कैसे इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिराइव करके निकालना है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि बर्नौलीज स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज स्टेटमेंट क्या दिया है यहाँ पर, फॉर अ स्टेडी स्ट्रीम लाइन फ्लो। इससे ये समझ में आता है कि जो बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें फ्लो ऑफ फ्लूइड चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। और आपको पता है जब फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा तो डेफिनेट सी बात है उसमें स्टडी फ्लो देखने को मिलेगा। अब आगे यहाँ पर क्या बोलता है, द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीम लाइन। तो सिंपल सा स्टेटमेंट हमें ये बोला है कि अगर हम मान लें कि किसी क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, तो उसके सिंगल स्ट्रीम लाइन पर इन तीनों एनर्जी का जो एडिशन होगा वो हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास एक पाइप है, राइट। ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, क्योंकि जो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन स्टडी करते हैं, ये हम ऐसे पाइप और फ्लो के लिए स्टडी करते हैं जिसके दोनों साइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो डिफरेंट हो, राइट। अब मान लेते हैं आपको पता है कि अब ये पाइप के अंदर बहुत सारा फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। लेकिन अगर मैं कोई एक पार्टिकल ले लूँ और उस एक पार्टिकल के पाथवे को ड्रॉ करूँ, मतलब ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसके पाथवे को जनरली हम कहते हैं फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइन। फ्लो लाइन का मतलब होता है पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल, या स्ट्रीम लाइन का मतलब हो गया पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल। बर्नौलीज इक्वेशन हमें ये कहता है कि इस फ्लो लाइन या इस स्ट्रीम लाइन के हर एक पॉइंट पर ये जो तीनों एनर्जी का सम होगा, कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों एनर्जी का अगर मैं किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर निकालूंगा वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, राइट। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का सम है 100 जूल, तो इस पॉइंट पर भी इन तीनों एनर्जी का सम क्या होगा, 100 जूल। इस पॉइंट पर भी इन तीनों का एनर्जी का सम होगा 100 जूल, और इस पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का सम क्या होगा, 100 जूल। तो कहने का मतलब है कि सिंगल स्ट्रीम लाइन पर, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन सिर्फ सिंगल स्ट्रीम लाइन पर ही एप्लीकेबल होता है, तो सिंगल स्ट्रीम लाइन के हर एक पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का जो एडिशन होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो आई थिंक अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो हर एक स्ट्रीम लाइन के लिए एनर्जी का जो वैल्यू मिलेगा, जो सम करने के बाद एनर्जी मिलेगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन एक सिंगल स्ट्रीम लाइन के लिए एनर्जी विल रिमेन द सेम। तो अगर हम यहाँ पर इसका इक्वेशन वापस से देखते हैं, क्या इक्वेशन है,
पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब इस इक्वेशन में ये पी कैसे आया, हाफ रो वी स्क्वायर कैसे आया और रो जी एच कैसे आया है, इसी को पहले हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो नॉर्मली हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो, क्या निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वी। वी फॉर यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। और आपको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इक्वेशन मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हाफ रो वी स्क्वायर इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और कैसे निकालते हैं ये मैंने तरीका आपको बता दिया है, राइट। इसके बाद देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो देयरफॉर मैं आपसे बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, mgh अपॉन v। अब वापस से देखो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, रो जी एच। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इक्वेशन। तब देखो आपको ये भी बात क्लियर हो गई, राइट। अब बचता है पीपी को हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कैसे आता है, तो एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंड पी को हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी इंटू वी। तो देयरफॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू वी अपॉन वी। तो V से V अगर कैंसिल हो गया तो मुझे बताओ फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बचा, P। तो यही तो हमने लिखा है, राइट। तो इस तरीके से देखो हमें तीनों इक्वेशन मिल गए, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही हमारा बर्नौलीज का स्टेटमेंट हमें कहता है कि सिंगल स्ट्रीम लाइन फ्लो के हर एक पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का जो एडिशन होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखा के दिया है ना, ये वाला जो पूरा पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको डेरिवेशन के साथ मेंशन नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने बस आपको इसलिए लिखा के दिया ताकि आपको वो जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन में उसे आपको समझ में आ सके कि ये क्या दिया है और ये कैसे आया है, ठीक है। तो ये आपके लिए समझने के लिए है। तो अब हम सबसे पहले डायग्राम को स्टडी करते हैं। तो देखो डायग्राम में सबसे पहले जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका मैंने आपको बोला है कि इसका जो एरिया है वो क्या है, A1। ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी देखा था, राइट। और जिस स्पीड के साथ यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, V1, ठीक है। और अगर आप ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम नाम क्या देते हैं, A2। और जिस स्पीड से फ्लूइड बाहर निकलेगा उसका स्पीड मान लेते क्या है, V2, ठीक है। और साथ ही साथ में आप देखो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो H1 हाइट पर है और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो H2 हाइट पर है। यानी ग्राउंड ले ले, अगर मैं मान लूँ कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड से H1 हाइट पर, ग्राउंड से H1 हाइट पर ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है और ग्राउंड से H2 हाइट पर ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अब देखो इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए हमें करना क्या है, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताता जाऊंगा आपको उन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करके इस बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम बुक में देखेंगे तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो काफ़ी लेंदी मेथड से दिया हुआ है और ऑलमोस्ट 2 पेजेस का डेरिवेशन है। तो एक बात तो क्लियर है कि एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन पूछा जाएगा तो सीधा 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। बट मैं आपको जिस तरीके से कराऊँगा, जो स्टेप्स मैं अप्लाई करूँगा, आप भी उन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करो तो बहुत आसानी से हम इस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में हमें अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अपना डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो याद है, हमने पिछले ही लेक्चर में अपने निकाला था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या मिला था, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इज इक्वल टू A2V2। यानी कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि M1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2, M1 इज इक्वल टू M2। मतलब मान लेता हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका मास क्या है, M1, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका मास क्या है, M2,
ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने ये पढ़ा था जितना मास ऑफ फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड लीव करेगा। तो m1 इज इक्वल टू m2 और हमें पता है कि एज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो देयरफॉर अब ये वॉल्यूम कैसे निकालते, तो मैंने उस दिन आपको बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने m की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो v की वैल्यू हमने निकाली थी AVT इंटू रो, ठीक है। ये कैसे निकाला था उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे निकाला था। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम देयरफॉर m1 की वैल्यू लिख सकते हैं A1 V1 डेल्टा टी, राइट, बिकॉज टाइम इंटरवल जो है बहुत स्मॉल है, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, A1 V1 डेल्टा टी और ये बन जाएगा A2 V2 डेल्टा टी। यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है x1 और यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2। उसी तरीके से एंड हम बोलेंगे एंड m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 को हम लिख सकते हैं A2 V2 डेल्टा टी। तो देयरफॉर देखो अब हम क्या करेंगे, m1 और m2 की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो जैसे m1 m2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी कैन राइट इक्वेशन दैट इज A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो, ठीक है। तो m1 इज इक्वल m2 पुट कर दिया। यहाँ से देखो रो से रो क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर फाइनल इक्वेशन क्या मिला, A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी। इसे हम नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन तो मिल गया। ये जो इक्वेशन मिला है वो किसके लिए मिला है, बाय अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारा पहला स्टेप था तो इसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट स्टेप। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, अब हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देयरफॉर वी विल राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अब आपको पता है नीचे के जो क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लूइड ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो डेफिनेट सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी, राइट। तो स्पीड चेंज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। सो देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा के ई। तो यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ डेल्टा के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारा सेकेंड टर्म मान लेते हैं, ये वाला प्रोसेस 1 है और ये वाला प्रोसेस क्या है, 2 है। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को हमने 2 मान लिया और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को 1 मान लिया। तो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, देयरफॉर आई कैन राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यू नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे V2 लिख देंगे माइनस क्या हो जाएगा, हाफ एम V1 का स्क्वायर। अच्छा m1 m2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम रीज़न दे सकते हैं सिंस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, क्योंकि हमें पता है कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा। तो m1 m2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो अब यहाँ से देखो जो चीज़ें कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या कॉमन है, हाफ m कॉमन है। तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है जो हमारा इक्वेशन हमें मिला है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, ओके। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हमें क्या निकालना है, थर्ड स्टेप में निकालना है एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो अपने को एक बात पता है कि अगर आप इस वाले सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पर हाइट क्या है h1 और इस वाले सेक्शन को हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइट क्या है h2। तो जिधर हाइट कम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और जहाँ पर हाइट ज़्यादा है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब इस वाले सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और इस वाले सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब इस वाले सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और इस वाले सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर मुझे चेंज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे। सो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या लिखेंगे, डेल्टा PE। और इसको निकालेंगे कैसे, तो आप लिखोगे डेल्टा PE इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल
माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, राइट। तो अब देखो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो ये हो जाएगा mgh2 और माइनस क्या हो जाएगा mgh1। अब यहाँ पर देखो वापस से आपको रीज़न देना है, सिंस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, क्योंकि मास ऑफ वाटर एंटरिंग इन द ट्यूब विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर लीविंग फ्रॉम द ट्यूब। वाटर लो या कोई भी फ्लूइड लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखो जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या कॉमन है, mg कॉमन है, तो अंदर क्या बचा h2 माइनस h1, क्या बचा h2 माइनस h1। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप ABCD करके भी इक्वेशन कर सकते हो या तो 1 2 3 भी दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 स्टेप अप्लाई कर दिए। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना है। सेकंड क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाई प्रेशर फोर्सेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वर्क डन बाई प्रेशर फोर्सेस। तो वर्क डन बाई प्रेशर फोर्सेस, ये हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमारी इक्वेशन में यही तो है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन तीनों के इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे और फिर तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगा। तो वर्क डन बाई प्रेशर फोर्सेस को मैं लिखता हूँ यहाँ पर WPF, और वर्क डन बाई प्रेशर फोर्सेस को हम यहाँ पर लिखते हैं WPF इज इक्वल टू W1 माइनस W2। अब देखो हमने हर जगह पर 2 - 1 किया, लेकिन यहाँ पर हमने 1 - 2 किया है, क्योंकि आपको पता है देखो नीचे वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे जब फ्लूइड यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो डेफिनेट सी बात है उसका प्रेशर लगातार कम होते जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो पक्की है ना कि यहाँ पर हमने बोला क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का एडिशन हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी में से कोई एनर्जी बढ़ रही होगी तो कोई एनर्जी कम हो रही होगी, तभी तो तीनों एनर्जी का एडिशन सेम आएगा, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि उसका प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या है, W1 माइनस W2। अब इसके लिए आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, देखो W1 मतलब क्या, वर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम आसानी से इस पॉइंट को समझ पाएँ। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है W1, ये क्या है W2, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर होगा क्या, इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में जब फ्लूइड एंटर करेगा तो उसका प्रेशर का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, लेकिन जब फ्लूइड इस पॉइंट से इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर जाएगा तो उसका प्रेशर का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब ये कैसे है, देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो गन से जब बुलेट फायर की जाती है तो आप ये देखते हो कि जो बुलेट है वो आगे जाती है लेकिन गन पीछे की तरफ आती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गन में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो किधर की तरफ हो रहा है, पीछे के डायरेक्शन में। किसकी वजह से, बुलेट के आगे जाने की वजह से। तो फ्लूइड के केस में भी ऐसा ही होता है कि जब फ्लूइड किसी पाइप में एंटर करता है तो एंटर करते टाइम होता क्या है कि प्रेशर आगे के डायरेक्शन में होता है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ सेक्शन से वो लीव करता है तो वो किधर प्रेशर एग्जर्ट करता है, पीछे की तरफ एग्जर्ट करता है। इसीलिए आप देखोगे कि अगर आप क्या करो, नॉर्मल एक पाइप ले लो, उसको मोटर से कनेक्ट कर दो और उस पाइप को आप सीधा करके रख दो और फिर मोटर को जैसे ही आप चालू करोगे तो आप देखोगे वो पाइप ना पीछे की तरफ मुड़ने लगेगा, मतलब पीछे की तरफ आएगा। तो अगर वो पीछे की तरफ आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जब बहुत प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा तो वो प्रेशर किधर की तरफ लगा रहा है, पीछे के डायरेक्शन में। इसीलिए जब आप देखते हो कि फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, जब वो नोज़ल को होल्ड करते हैं तो बहुत टाइटली होल्ड करते हैं। टाइटली होल्ड करने का रीज़न क्या है कि अगर वो लूज़ होल्ड करेंगे तो जब बहुत प्रेशर से फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो पीछे की तरफ झटका देगा, और अगर उन्होंने उसे टाइटली होल्ड नहीं किया है तो वो चीज़ उनके सीधा चिन में जाके लगेगी और फिर उससे क्या होगा कि फेस डैमेज हो सकता है।
तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जब फ्लूइड एंटर करेगा तो प्रेशर आगे की डायरेक्शन में होगा, लेकिन वही फ्लूइड जब लीव करेगा तो प्रेशर पीछे के डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू F2/A2, राइट। तो यहाँ से मुझे बताओ F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी P1A1, और यहाँ पर F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी P2A2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा F1x1 और ये क्या हो जाएगा F2x2, ठीक है। अच्छा x1 x2 क्या है, तो x1 x2 मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो फ्लूइड जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करेगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम x1 बोलते हैं, और जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करेगा तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, x2 कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो देयरफॉर वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस विल बी इक्वल टू, F1 की वैल्यू होती है P1A1 और x1 को x1 रखते हैं, माइनस इसकी वैल्यू होती है P2A2 और ये क्या हो जाएगा x2। तो देयरफॉर यहाँ पर देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपसे मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो आप बोलोगे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस वाले सेक्शन में, जो पहले वाले सेक्शन में जो फ्लूइड मूव कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, अगर मैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को निकालूँ तो x1 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, x1 की जगह पर मैं रख सकता हूँ v1 इंटू डेल्टा टी। देयरफॉर आई कैन राइट वर्क डन बाई प्रेशर फोर्सेज इज इक्वल टू P1A1 और x1 की जगह पर क्या आएगा, v1 डेल्टा टी। v1 क्यों लिया है और डेल्टा टी क्यों लिया है, बिकॉज हमें पता है x इज इक्वल टू v इंटू टी होता है, और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का वो बहुत ही स्मॉल है जिसे हमने डेल्टा टी लिया है। माइनस क्या हो जाएगा P2, यहाँ पर आप लिखोगे A2 और ये हो जाएगा V2 और ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिल गया। अब इम्पॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पर नोट करनी वो ये है कि अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है A2 V2 डेल्टा टी। तो अगर आपको याद होगा ये जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखा था, दिख रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो A2 V2 डेल्टा टी की जगह पर क्या मैं A1 V1 डेल्टा टी रख सकता हूँ, यस डेफिनेटली रख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ, देखो। सो बाई यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाई इक्वेशन ऑफ continuity I can write work done by pressure forces is equal to P1A1 V1 डेल्टा टी माइनस ये हो जाएगा P2, और ध्यान से सुनो A2 V2 डेल्टा टी की जगह पर क्या रखूँगा, आई विल राइट A1 V1 डेल्टा टी। समझ गया, रीज़न दे सकते हैं हम, सिंस लिखेंगे A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी। ऑलरेडी हमने बता दिया कैसे आया ये हमें, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। सो देयरफॉर अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेज इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, A1 V1 डेल्टा टी कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा P1 माइनस P2। ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 4, क्या मिल गया है, इक्वेशन नंबर 4। बस अब हम इन चार इक्वेशन के बेसिस पर लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे और उस लास्ट स्टेप में हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ अगर आप इसी तरीके से करोगे तो बहुत आसानी से ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे हम। देयरफॉर अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, देयरफॉर द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर ऑल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इन शॉर्ट मैं आपको सीधा ये इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आप इसे याद कर लेना, तो इससे आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अब इतना बड़ा डेरिवेशन कंजर्वेटिव क्या है नॉन कंजर्वेटिव क्या है वो डिस्कशन अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बट फिलहाल आपको याद रख लेना है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यानी कि ये हो जाएगा WPF, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपने इतना भी लिख दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो याद रखना है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस। तो इन शॉर्ट वो सारे स्टेप ना करते हुए आप डायरेक्टली इस स्टेप को लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, देखो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस की वैल्यू अपने पास है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने पास है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू अपने पास है। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर सबसे पहले वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस का इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है देखो, इट इज़ गिवन A1 V1 डेल्टा T इन द ब्रैकेट P1 माइनस P2, ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या मिला था जरा देख लेते हैं एक बार। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट इज़ हाफ m इन द ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिला था देख लेते हैं, mgh2 माइनस h1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम mg और ये हो जाएगा h2 माइनस h1। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे। नाउ एज हमने पहले ही लिखा था कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m होता है। रीज़न क्या दे सकते हैं, बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो देयरफॉर ये जो तुम्हें m1 दिख रहा है, क्या मैं m1 को m1 मान सकता हूँ? यस डेफिनेटली, बिकॉज m1 m2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। सो देयरफॉर अब फाइनली इक्वेशन में लिखता हूँ A1 V1 डेल्टा T इन द ब्रैकेट P1 माइनस P2 और ये हो जाएगा हाफ, और m की जगह पर क्या लिखता हूँ मैं, m1, m की जगह पर क्या आ जाएगा, m1। तो यहाँ पर देखो इन दोनों वाले पार्ट में, इन दोनों पार्ट ऑफ सेक्शन में m क्या है, कॉमन है। तो m कॉमन है, तो और m को हमने क्या मान लिया है, 1। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बाहर कर लेता हूँ, राइट। तो सीधा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ m1। जैसे मैं m1 लिखूँगा और हाफ को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ v1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, g इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा gh2 माइनस gh1। ध्यान से देखो इस स्टेप में हमने किया क्या है, m यहाँ पर भी था और m यहाँ पर भी था, तो m कॉमन बाहर आ जाएगा और m की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, m1, ठीक है। और फिर हाफ को मैंने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देयरफॉर आई कैन राइट A1 V1 डेल्टा T इन द ब्रैकेट P1 माइनस P2। अच्छा M1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, A1 V1 डेल्टा T लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A1 V1 डेल्टा T इंटू क्या हो जाएगा, रो। ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है पहले। अब यहाँ पर बचेगा क्या, फिर बचेगा हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो A1 V1 डेल्टा T, A1 V1 डेल्टा T कैंसिल, तो अब बचा क्या यहाँ पर, देयरफॉर आई विल राइट P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, रो को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रो यानी हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, रो GH2 माइनस क्या आ जाएगा, रो GH1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 वाले टर्म को एक तरफ और 2 वाले टर्म्स को एक तरफ। सो देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं P1 और देखो 1 वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रो GH1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रो GH1 इज इक्वल टू, P2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर और फिर क्या बचेगा, प्लस रो GH2। तो इस तरीके से देखो हमारा इक्वेशन 1 किसके इक्वल हो गया, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो गया। देयरफॉर अल्टीमेटली वी कैन राइट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट रिमेन्स
कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस डेरिवेशन को डिराइव करना है। थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, और उससे पहले हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन को देखोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बुक में देखेंगे तो वहाँ पर 4 से 5 एप्लीकेशन गिवन है, जिसमें से पहले 2 एप्लीकेशन दैट इज़ स्पीड ऑफ एफ्लक्स और दूसरा है वेंचुरी ट्यूब। ये खुद में एक डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स बेसिकली है क्या। उससे पहले हम देखते हैं कंसिडरेशन पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो भी हमने डायग्राम बनाया उस डायग्राम का जो कंसिडरेशन पॉइंट हमें कंसिडर करना है, कंसिडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो मान लेते हैं जो हमारा लिक्विड है इसका डेंसिटी कितना है, रो, फिल्ड इन अ टैंक। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक टैंक है ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका जो एरिया है वो कितना है, A1। तो देखो ये जो टैंक का ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये सबसे लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया A1। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पर हैविंग एन ओरिफेस। अब ओरिफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2। तो ओरिफेस किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो बेसिकली हमारा जो टैंक है, ये क्या है, टैंक है। इस टैंक में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग कर दिया है, मतलब एक छोटा सा होल कर दिया है। तो बेसिकली इसी होल को हम क्या कहते हैं, ओरिफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिफेस। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिफेस कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो, तो ये जो ओरिफेस है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे हमने क्या बोला, A2। तो ये जो टैंक का जो लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो क्या बन गया, A1, और ओरिफेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसे हमने क्या नाम दिया, A2। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने V1 और V2 जो लिया है, तो V1 क्या है, स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट A1, और V2 क्या है, स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट A2। यानी यहाँ पर जो हमने फ्लूइड भरा हुआ है, तो जो फ्लूइड इस होल के थ्रू बाहर जाएगा, तो जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, V1, और इस ओरिफेस से जब स्पीड से फ्लूइड हमारा बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, V2। यानी कि A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फ्लो ऑफ फ्लूइड का जो स्पीड होगा उसे हम V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो फ्लूइड बाहर निकलेगा और जिस स्पीड से वो बाहर निकलेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, V2, और इसी V2 को हम कहते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स का सिंपल से मतलब क्या हो गया कि जिस स्पीड से फ्लूइड हमारा ओरिफेस से बाहर निकलेगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमने टैंक लिया है इसमें हमने मान लिया है कि H हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो इसकी सरफेस से, इस सरफेस से जो ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली हाइट ऑफ फ्लूइड है या हाइट ऑफ वाटर है, जिसकी हाइट कितनी है, H। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर मैं मान लूँ H1 की वैल्यू H है, तो यहाँ पर आपको पता है H2 की वैल्यू क्या होगी, 0 है ना, क्योंकि इनिशियली यहाँ पर हाइट 0 थी और ऊपर जाते जाते टोटल हाइट कितनी हो गई, H हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसका हमें आंसर मिलता है V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GH। क्या मिलता है, V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GH। इसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला। तो चलो डिराइव करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, क्या इक्वेशन मिला था हमें, बर्नौलीज इक्वेशन हमें मिला था प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, ये हमने लिखा था। सिंस हमने माना है, सिंस P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P0, यानी इन दोनों पॉइंट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिख रहा है वो कितना है, P0। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हमने लिया है। एंड दूसरा है कि जो H2 है वो क्या है, 0 के इक्वल है। अगर H2 0 है देन ऑटोमेटिकली H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H के बराबर हो जाएगी। बस इन्हीं वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर पुटअप करना है। सो देखो P1 की जगह पर क्या आ जाएगा, P0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। अब H1 को क्या मान लेंगे, H
P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज हाइट वहाँ पर जीरो है तो पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखो यहाँ से P0 से P0 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचा, वी गेट हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये रो V1 स्क्वायर और रो V2 स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, तो इस वाले टर्म को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो इसकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो देयरफॉर इसे मैं लिख सकता हूँ रो GH इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, देखो हम हाफ रो को कॉमन लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यहाँ से रो क्या हो जाएगा, कैंसल, और 2 को यहाँ पे ले जाके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक कंडीशन यूज़ करना है, ध्यान से सुनो। नाउ बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें एक बात पता है कि अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखें तो हमें आंसर मिलता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। क्या है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना, कि यहाँ से क्योंकि हमें V1 की वैल्यू तो नहीं पता है ना, हमें V1 की वैल्यू पता नहीं है, और हमें फाइंड क्या करना है, V2, तो V2 तो हमें निकालना, लेकिन V1 की वैल्यू पता नहीं है। तो देयरफॉर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर V1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A2V2 अपॉन A1, A2V2 अपॉन A1। अब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देता हूँ। तो देयरफॉर वी विल राइट पुटिंग वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस, अच्छा V1 की जगह पर क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस A2 बाई A1 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यस, इसको लिख सकते हैं ना, बिकॉज दोनों में क्या स्क्वायर है, इनटू क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर। कि सिंस हमें एक बात पता है कि सिंस जो A2 है ना, इट इज़ वेरी वेरी लेस देन A1, ये बात तो बराबर है, यानी जो ओरिफेस वाला सेक्शन है, ये जो ओरिफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से तो बहुत कम होगा, राइट। तो हमें पता है सिंस A2 इज़ वेरी वेरी लेस देन A1, देयरफॉर A2 अपॉन A1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, यानी इतनी छोटी हो जाएगी उसे हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर A2 बाई A1 स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड। क्यों नेगलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि A2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और A1 की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, तो 1 को अगर मैं 100 से डिवाइड भी करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0.01, और अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, यानी इतनी छोटी हो जाएगी कि उसे हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2GH इज इक्वल टू V2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो जिस स्पीड से पानी ओरिफेस से बाहर निकलेगा वो स्पीड कितनी होगी, रूट ऑफ 2GH के इक्वल हो। चलिए समझते हैं वेंचुरी ट्यूब क्या है और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो देखो वेंचुरी ट्यूब एक बेसिकली ऐसा मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्यूब में फ्लो हो रहे फ्लूइड की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वही लिखा है कि वेंचुरी ट्यूब इज़ यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ ट्यूब। तो जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम में हमने एक ट्यूब को लिया है, लेकिन इस ट्यूब का आपको यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। तो जो A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बड़ा है और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, ठीक है। तो हमें ऐसा अज्यूम करना है कि इस
ट्यूब के थ्रू जो हमारा फ्लूइड है वो आगे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट पर यानी कि A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यह पता करना हो कि फ्लूइड के फ्लो करने की स्पीड क्या होगी, तो वेंचुरी ट्यूब के मेथड से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू द वेंचुरी ट्यूब। तो मान लेते हैं जो फ्लूइड है ये कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। इसका जो डेंसिटी है वो क्या है, मान लो रो है। और लेट V1 यहाँ पर क्या है, V1 विद द वेलोसिटी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एट A1 एंड V2 क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। तो मान लेते हैं ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पर A1 क्रॉस सेक्शन एरिया पर उसकी स्पीड कितनी है, V1 फ्लूइड की, और जब वो A2 क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा तो इसकी स्पीड कितनी है, V2। ठीक है। अब हमें करना क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हुए V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पहले आपको ये थोड़ा सा इस पार्ट के बारे में समझना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमने दो वर्टिकल ट्यूब को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है हमारे दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट पर। तो इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है, राइट। A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका सीधा से ये मतलब है कि जिस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एंड बर्नौलीज इक्वेशन से हमें एक और बात पता चलती है कि प्रेशर इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर हम अपने ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखें तो हमें एक बात ये पता चलती है कि जिस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी कम है। तो अगर जहाँ पर वेलोसिटी कम होगी वहाँ पर प्रेशर फिर ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आप देख पा रहे हो ये जो पॉइंट है जिसे हमने P1 मार्क किया है, तो इस पॉइंट पर आप देख रहे हो जो फ्लो का इस फ्लूइड का जो हाइट है ये ज़्यादा इस लिक्विड में राइज कर रहा है एज़ कम्पेयर टू A2 वाले पोर्शन में जहाँ पर बहुत कम राइज देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज अगर हम A2 वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में देखेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वाले पार्ट पर जो फ्लूइड का राइज हो रहा है वो बहुत कम है और इस वाले पार्ट पर फ्लूइड का राइज बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ये जो A1 पॉइंट है, A1 क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसमें जब फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा तो ज़्यादा पानी ऊपर तक भर जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम A2 क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर कम होने की वजह से ज़्यादा ऊपर तक हमारा फ्लूइड फिल नहीं हो रहा है। तो अगर हम दोनों ट्यूब को कंपेयर करें तो हमें H हाइट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, राइट। दोनों के बीच में कितना हाइट का डिफरेंस है, H हाइट का डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आगे इस डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। अल्टीमेटली सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ये इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है, और जैसे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा तो फिर हम V1 की वैल्यू पुट अप करके V2 निकाल सकते हैं और V2 की वैल्यू पुट अप करके V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसको सॉल्व करने के लिए हमें बर्नौलीज इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन को लिख लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन को देखें तो बर्नौलीज इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, राइट। ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो समझना है, तो अगर आप देखोगे तो ये मान लेते हैं, अगर ये ग्राउंड पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ग्राउंड पॉइंट। तो ग्राउंड पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, दोनों के लिए हाइट क्या है, सेम है। तो अगर मैं इसको मान लो ये H1 हाइट है और इसे मान लो H2 हाइट है, तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होने की वजह से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दोनों का हाइट क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का हाइट सेम है तो इसे हम रो GH लिख लेंगे, इसे रो GH लिख लेंगे और दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर हम रीज़न दे सकते हैं सिंस H1 एंड H2 आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल,
हॉरिजॉन्टल लेवल। तो अगर ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो इसकी वजह से इनकी जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन में। तो अब हमें जो इक्वेशन मिला वो क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो, इसमें हम एक काम करते हैं, P वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हमें पता है कि इस वाले टर्म पर अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन है, हाफ रो कॉमन है। तो देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब वापस हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। देखो डायग्राम में आप देखो तो इन दोनों लिक्विड कॉलम में हाइट का कितना डिफरेंस है, h हाइट का डिफरेंस है। सो देयरफॉर इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, सिंस द डिफरेंस इन टू लिक्विड कॉलम इज h। ठीक है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हाइट में डिफरेंस होने की वजह से, ये जो हाइट का डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, इन दोनों प्रेशर की वजह से तो हाइट में डिफरेंस आया है, राइट। तो यहाँ पर हम प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी। तो जब भी किसी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा तो उसका जो हमें फॉर्मूला मिलता है दैट इज़ इक्वल टू H रो जी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो P1 माइनस P2 और P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचेगा क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ हाफ, क्या लिख सकते हैं, हाफ रो इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर H रो जी। अब यहाँ से देखो रो से रो भी क्या हो गया, कैंसल। तो 2 को अगर मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो देयरफॉर आई कैन राइट V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, ये हमें वो इक्वेशन मिल गया जिस इक्वेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने ये वाला इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या पता करना था कि V1 वेलोसिटी क्या होगी और V2 वेलोसिटी क्या होगी। इस V1 और V2 वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करना होगा। ओवरऑल अगर हम बुक में देखेंगे तो इसके आगे उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया है, बस उन्होंने बोला है कि अगर आपको V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करके V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बट मैं आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे हम V1 V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के थ्रू हम डायरेक्टली ना तो V1 निकाल सकते हैं ना तो V2 निकाल सकते हैं अनटिल अनलेस हमें एक वैल्यू पता हो तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अगर मान लो मुझे क्या अप्लाई करना है, क्या फाइंड करना है, फॉर वेलोसिटी V1 निकालना है, फॉर वेलोसिटी V1। तो मुझे अगर V1 वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, देयरफॉर आई कैन राइट बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो आपको याद होगा कि क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो ये जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इन एप्लीकेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन दोनों आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इसके पहले जो वीडियो डाले हैं उनको आप ज़रूर देख लें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लिख लिया। तो देयरफॉर इसी इक्वेशन का हम आगे चल के क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन, जो हमारा रियल इक्वेशन है वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 2GH। हम यहाँ पर A1 V1 इज इक्वल A2 V2 की जगह पर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो, मुझे निकालना क्या है, V1। तो देयरफॉर V2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 की वैल्यू लिख सकता हूँ, ध्यान सुनो, इस इक्वेशन का यूज़ करना है। ठीक है, तो V2 हो जाएगा A1 V1 अपॉन A2, क्या हो जाएगा, A1 V1 अपॉन A2। रीज़न क्या है, बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
सो देयरफॉर अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ V2 का स्क्वायर। अभी जो V2 दिया है ना, V2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पर V2 का तो स्क्वायर है, माइनस क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, V1 स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर V1 स्क्वायर कॉमन में बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, A1 बाई A2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2GH हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमें सिर्फ V1 चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2GH अपॉन, अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A1 बाई A2 द होल स्क्वायर -1, है ना, क्यों, बिकॉज दोनों के लिए स्क्वायर तो सेम है। तो अब अल्टीमेटली सिंस मुझे चाहिए क्या, मुझे V चाहिए, V1, तो V1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे पूरे में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर रूट लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2GH अपॉन, और ये क्या हो जाएगा A1 बाई A2 द होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने V1 वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो देखो V2 गायब हो चुका है, राइट। और अगर हम इस ट्यूब की बात करें तो इस ट्यूब की हमें कुछ वैल्यू तो पता होने वाली है। क्या क्या पता होगा, A1 की वैल्यू पता होगी, A2 वैल्यू पता होगी, और हम H वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर अगर हमें V1 निकालना है तो इन सारी वैल्यूज़ को हम रख सकते हैं, तो सिमिलरली हमें यहाँ पर V1 मिल जाएगा। अब बात आती है कि V2 वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो V2 वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और जिस तरीके से हमने ये किया उसी तरीके से V2 भी करना है, ठीक है। सेम टू सेम रहेगा, खाली थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। सो देयरफॉर अब हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर वेलोसिटी V2। मान लो मुझे वेलोसिटी V2 कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी वही काम करना है अपने को। देयरफॉर यू विल राइट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, हमें पता है इसका इक्वेशन हमें क्या मिला था, इक्वेशन था V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हमें V1 निकालना था तो V2 की वैल्यू लिखी थी, अब हमें V2 निकालना है तो V1 की वैल्यू लिखेंगे। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सिंस हमें पता है, सिंस A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 V2, देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ V1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इट विल बी A2 बाई A1 इंटू V2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन में पुटअप करना है। तो देयरफॉर जैसे मैं पुटअप करूंगा तो देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, V2 का स्क्वायर माइनस, अच्छा V1 की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2GH। सो देयरफॉर इस इक्वेशन में देखो क्या कॉमन आपको दिख रहा है, V2 कॉमन दिख रहा है, तो V2 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2GH। अब इसके बाद फाइनली हमें निकालना क्या है, V2 स्क्वायर यानी V2, तो V2 स्क्वायर को इधर रखो और ये वाले टर्म को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 2GH अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा A2 बाई A1 दोनों के लिए स्क्वायर सेम है तो मैं इसे लिखता हूँ A2 बाई A1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब फाइनली हमें यहाँ से स्क्वायर हटा देना है, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू, और ये पूरे में क्या आ जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट 2GH अपॉन 1 माइनस A2 बाई A1 द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो हमने V2 को भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर देखो V1 गायब हो चुका है, तो इस सिमिलर तरीके से जिस तरीके से हमने V1 को कैलकुलेट किया है इसी तरीके से हमें V2 के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो फॉर वेलोसिटी V1 एंड V2 स्टेप हमने सॉल्व किया है, ये बुक में तो नहीं दिया है लेकिन आप बड़ी आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, जिस मेथड से मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से हमें इस डेरिवेशन को डिराइव करना है दैट इज़ रिलेटेड टू वेंचुरी ट्यूब।